हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपके असिस्टेंट एजुकेटर, आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है औद्योगिकीकरण का युग। और आज हम करने वाले हैं इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो जल्दी से आज के सेशन को कर दो लाइक, शेयर और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना कुछ कर लिया। अब भाई रिवीजन तो बनता है, तब तो सारी चीजें याद रहेंगी। एक बार जब आप रिकॉल करोगे तब तो लंबे समय तक याद रह पाएंगी चीजें। चलिए तो करते हैं इसका रिवीजन, शुरू करते हैं। देखें तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके पाठ परिचय की। ठीक है, पाठ परिचय, चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इसमें यह बताया जाएगा आपको कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, चैप्टर के अंदर क्या क्या लिखा है। ऑलराइट, चलिए तो औद्योगिक क्रांति की बात हम कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण के युग की बात कर रहे हैं। तो इस युग के पहले दुनिया कैसी थी? जब तक उद्योग नहीं थे तब उत्पादन कैसे होता था? तो औद्योगिक क्रांति से पहले की दुनिया जानेंगे, फिर हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण, यानी कि जहां जहां यूरोपियन कंट्रीज का शासन था वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय कपड़े का युग जानेंगे, फिर बुनकरों की स्थिति, फिर गुमाश्ता, फिर भारत में मैनचेस्टर का आगमन, फिर भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसको जानेंगे। फिर फैक्ट्रियों का आना, कहां पर? भारत में फैक्ट्रियों का आना, भारत में फैक्ट्रियों की शुरुआत कैसे होती है, प्रारंभिक उद्यमी कौन थे, उन फैक्ट्रियों को स्थापित करने वाले लोग कौन थे, भारतीय व्यापारी जो थे उन पर किस तरीके की औपनिवेशिक सीमाएं ब्रिटिश सरकार ने लगाई थी। फिर नौकरी की खोज में श्रमिकों का प्रवास, जब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था तो लोग रोजगार की तलाश में, नौकरी की तलाश में किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और क्या वहां पर उन्हें वास्तव में रोजगार मिल रहा था, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वो सारी बातें जानेंगे। फिर औद्योगिक विकास का अनूठापन, इसको जानेंगे। फिर बात आएगी लघु स्तरीय उद्योगों का प्रबल होना, जो छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग होते हैं वो कैसे विकसित हुए। फिर वस्तुओं के लिए बाजार की उपलब्धता कैसे बनाई गई, उस समय अब इतना ज्यादा उत्पादन हो रहा था, उन वस्तुओं को बेचने के लिए, नए नए प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसका सहारा लिया गया? विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट का सहारा लिया गया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का निष्कर्ष। ऑलराइट, क्लियर? तो ये हो गया भैया पाठ परिचय। अब इसके एक एक टॉपिक को हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई लाइक शेयर बराबर से हुआ है, नहीं हुआ है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए, औद्योगिक क्रांति से पहले की अगर हम बात करें तो देखें, औद्योगिकीकरण का इतिहास प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से प्रारंभ होता है। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या था, तो प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है। जब एक फैक्ट्री लगी होगी, 2 लगी होंगी, 2 से 4 बड़ी होंगी, तो वहीं से क्या हुआ? वहीं से औद्योगिकीकरण हुआ। लेकिन इस विचार में एक समस्या भी उत्पन्न होती है। तो इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही, अब सुनना ध्यान से, जब फैक्ट्री की स्थापना नहीं हुई थी, कहाँ? इंग्लैंड और यूरोप में, शुरुआत भी वहीं से हुई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो शुरुआत भी यूरोपीय कंट्री से ही हुई थी। तो इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्री की स्थापना से पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए क्या हुआ था?
बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। जी हाँ, जब फैक्ट्री नहीं थी तब भी काम हो रहा था और इंटरनेशनल मार्केट के लिए हो रहा था, यानी कि दुनिया के बाजारों के लिए हो रहा था। अब फैक्ट्रियों में उत्पादन नहीं होता था, इंटरनेशनल मार्केट के लिए उत्पादन होता था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था। तो कैसे होता था भैया? हाथ से ही होता था। श्रम शक्ति बहुत ज्यादा थी, सभी लोग हाथ से काम करते थे, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते थे, उत्पादन करते थे, चीजें बिकती थी, लोग मुनाफा कमाते थे, लोगों का रोजगार बढ़िया चल रहा था। ठीक है, तो ये उत्पादन जो है किसी भी फैक्ट्री में नहीं होता था। और अनेक इतिहासकार औद्योगिकीकरण के इस चरण को क्या कहते हैं? जब मशीनें नहीं थी, जब फैक्ट्रीज नहीं लगी थी, जब हाथ से काम होता था और इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट जाते थे, तो इतिहासकार इस दौर को क्या कहते हैं? इतिहासकार इस दौर को आदि औद्योगिकीकरण कहते हैं, या पूर्व औद्योगिकीकरण का युग कहते हैं, या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन या आदि औद्योगिकीकरण या पूर्व औद्योगिकीकरण किसे कहते हैं, तो आप लिख देंगे वो युग जब मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, जब फैक्ट्री स्थापित नहीं हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है व्यापार हो रहा था, उत्पाद बनाए जाते थे, घरों में काम होता था, हाथ से काम होता था। उस युग को क्या कहा जाता था? आदि औद्योगिकीकरण कहा जाता था। चलिए आगे की बात करते हैं। अब विश्व व्यापार का विस्तार कैसे होता है, देखें, समझें इसको। तो शहरों में शहरी दस्तकारी यानी कि अर्बन क्राफ्ट्स और व्यापारिक गिल्ड्स यानी कि ट्रेड गिल्ड्स अत्यंत शक्तिशाली थे। अब विश्व व्यापार का विस्तार कैसे हुआ, ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं शहरों की। क्यों शहरों की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो फैक्ट्रीज लगाई गई थी, बड़े बड़े उद्यम लगाए गए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, वो बड़े बड़े शहरों में ही हो रहा था, गांव के क्षेत्र में नहीं हो रहा था। ठीक है, तो शहरों में शहरी दस्तकारी यानी कि अर्बन क्राफ्ट्स और व्यापारिक गिल्ड्स यानी कि ट्रेड गिल्ड्स बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। अब ये गिल्ड्स होते क्या थे, इन गिल्ड्स का काम क्या होता था? ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे, एक बड़े बड़े व्यापारिक संगठन होते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे? उत्पादकों के संगठन होते थे तथा उत्पादन पर नियंत्रण रखते थे, प्रोडक्शन पर क्या करते थे? कंट्रोल रखते थे, और व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। अगर नए लोग व्यवसाय में कूद पड़े तो इनके सामने क्या हो जाएगा? इनके सामने कंपटीशन पैदा हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा मार्केट में इनके सामने पैदा हो जाएगी, फिर ये अपना काम कैसे करेंगे? ठीक है, तो परिणाम स्वरूप नए व्यापारी गांवों की ओर जाने लगे। ठीक है, अब नए व्यापारियों को ये शहरों में व्यापार करने नहीं देते थे, तो जो नए नए व्यापारी थे वो अपना काम करने कहाँ जाने लगे? गाँव में जाने लगे, क्योंकि शहरों में तो इन्होंने आतंक मचा के रखा था कि काम करेंगे तो हम ही करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो शासकों द्वारा एक विशिष्ट उत्पाद के लिए अलग अलग व्यापारिक गिल्ड्स को उत्पादन और व्यापार के अधिकार दे दिए। ठीक है, एक विशिष्ट उत्पाद के लिए, यानी कि मान लो कपड़े का प्रोडक्शन जो है, कपड़े का उत्पादन हो रहा है, उसके लिए अलग व्यापारिक गिल्ड्स हैं। ठीक है, खाने पीने के सामान का उत्पादन हो रहा है, उसके लिए अलग व्यापारिक गिल्ड्स हैं। तीसरा, अगर अलग से कोई काम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम हो रहा है, या XYZ किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए अलग व्यापारिक गिल्ड्स हैं। बात आई समझ में? ठीक है, तो शासकों द्वारा उस समय जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने क्या किया कि एक विशिष्ट उत्पाद के लिए अलग अलग व्यापारिक गिल्ड्स को उत्पादन और व्यापार के अधिकार दे दिए थे। क्लियर? तो इस तरीके से विश्व व्यापार के विस्तार की चर्चा हम कर रहे हैं। अब देखो, अब ये गिल्ड्स क्या करते थे? ये गिल्ड्स किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे। ठीक है, किसान प्रमुख उत्पादक होता है, कच्चा माल कौन उगाएगा भाई? कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा? किसानों से ही प्राप्त होगा। उस रॉ मटेरियल को एक अच्छे प्रोडक्ट में कौन बदलेगा? कोई कारीगर बदलेगा अपनी कलाकारी के माध्यम से। तो वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे, उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के लिए उत्पादन कराते थे। क्लियर? ठीक है, फिर देखो, फिर क्या होता है? विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण अब यूरोपियन कंट्रीज ने दुनिया भर के देशों पर अपना कब्जा करके रखा था। ठीक है, अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित करके रखा था। ये बात तो हम सभी जानते हैं ना, यानी कि जब कोई ताकतवर कंट्री अपने से थोड़े से कमजोर कंट्री पर वहां के रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए अपना कब्जा जमा ले, अपना शासन स्थापित कर ले, तो उसे क्या कहा जाता है?
औपनिवेशिक शासन। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में अपने उपनिवेशों की स्थापना के कारण वस्तुओं की मांग जो है बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगी, लोग अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट से परिचित होने लगे। ठीक है, तो 17वीं और 18वीं शताब्दी की हम बात करें तो इस दौरान विश्व व्यापार ने अत्यंत तीव्र गति से विस्तार किया था। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों और कारीगरों की आय पर्याप्त नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब किसानों और कारीगरों की आय उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, इसीलिए उन्होंने व्यापारियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। अब बात आ रही समझ में? ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब किसान हैं और कारीगर हैं, उनकी आय पर्याप्त नहीं थी कि वो इतना कमा सकें, और मुख्य उत्पादन का काम कौन करेगा? यही किसान और कारीगर ही करेंगे। तो किसान और कारीगरों को गिल्ड्स ने क्या दिया था? पैसा दिया था, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करें। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है उतनी आय नहीं होती थी, लोग गरीब होते थे। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए गिल्ड्स ने जो प्रस्ताव रखे थे उनको मान लिया। ठीक है, तो उन्होंने व्यापारियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम आपके लिए उत्पादन का कार्य करेंगे, हमें भी इनकम होगी, क्या दिक्कत है। ठीक, चलिए समझ में आ गई बात। अब देखो अब क्या होता है। अब देखो, व्यावसायिक विनिमय की प्रणाली के रूप में आदि औद्योगिकीकरण, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हम फिर से कर रहे हैं। किसकी? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, व्यावसायिक विनिमय की प्रणाली के रूप में आदि औद्योगिकीकरण। तो देखें, आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यवसाय का आदान प्रदान का हिस्सा थी। औद्योगिकीकरण के युग के पहले की जो व्यवस्था थी वो व्यवसाय का आदान प्रदान का हिस्सा थी। एक जगह से दूसरी जगह व्यवसाय का आदान प्रदान होता था, व्यापार होता था। ठीक है, तो आदि औद्योगिक उत्पादन से प्राप्त आय ने कृषि के कारण किसानों की कम होती आय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि घरों में काम होता था, हाथों से काम होता था, मशीनों से काम नहीं होता था। व्यापारिक गिल्ड्स बना दिए गए थे। व्यापारिक गिल्ड्स किसानों और कारीगरों से काम करवाते थे। तो जब किसानों और कारीगरों की आय कम थी, वो गरीबी से जूझ रहे थे, उनके लिए यह व्यवस्था जो है वरदान साबित हुई और उनकी आय में सुधार होने लगा, उनकी आय बढ़ने लगी। ये बात हो रही है औद्योगिकीकरण से पहले की बात, आदि औद्योगिक समय की बात हो रही है। ठीक है, फिर इंग्लैंड का व्यापारी पहले स्टेपलर से, अब सुनना कैसे कैसे व्यापार होता था, किन किन स्टेप्स में व्यापार होता था, किन किन चरणों में व्यापार होता था, अब समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पूरी कहानी मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी, बस कनेक्टिविटी बनाए रखनी है। कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? आखिरी तक जुड़ा रहना होगा, कहानी में बीच में से भागना नहीं है। पूरा चैप्टर का कंसेप्ट इस रिवीजन में मात्र 1 घंटे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इंग्लैंड का व्यापारी क्या करता था? पहले स्टैपलर से ऊन खरीदता था, यानी कि ऊन बेचने वाले व्यक्ति को कहा जाता था स्टैपलर। ठीक है, फिर बाद में उसकी सूत काटने वाले को आपूर्ति करता था। ऊन लिया किससे? स्टैपलर से। भेजा किसको? स्पिनर को। स्पिनर होता था जो ऊन की स्पिनिंग करता था, सूत को काटता था, उसको कपड़ा बनाने के लिए तैयार करता था ऊन को। ठीक है, तो पहला जो है, सबसे पहला काम किसका है? स्टैपलर का है। दूसरा भाग है किसका? स्पिनर का। ठीक है, दूसरा काम किसका है? स्पिनर का है। ठीक, इसके पास क्या है? स्टेपलर के पास है ऊन। स्पिनर क्या करेगा? सूत काटने वाला। सूत काटने वाला। स्टेपलर क्या है? ऊन वाला, ऊन बेचने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अब देखें, अब सूत काट के जो धागा मिलता था, पहले ऊन है, ऊन इकट्ठा रहता है, धागा तो नहीं आता ऊन का। जो धागा हम बाजार में ऐसा देखते हैं कि लिपटा हुआ हमें ऊन का धागा मिल जाता है, वो सीधा ऐसे प्राप्त तो हो नहीं जाता। पहले ऊन रहेगा, मतलब ऊन इस तरीके से आपको दिखेगा। जैसे रुई है, रुई से क्या बनता? कॉटन से क्या बनते? कॉटन से ही कपड़े बनते हैं। पर जो कपड़े आप पहने हो वो क्या आपको रुई के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं? नहीं, उस रुई को, कपास को तैयार होने में टाइम लगता है, अलग अलग स्टेप होते हैं। तो सूत काटने पर जो धागा यहाँ से मिला स्पिनर से, उनको कहाँ भेजा? बुनकरों के पास। अब बुनकर क्या होते थे?
तीसरा काम है किसका? बुनकर का। ठीक है, तीसरा काम किसका है? बुनकर का है। बुनकर क्या काम कर रहे हैं? बुनकर जो है कपड़ा बनाएंगे। अब कपड़ा बनाने वाला या कपड़े को बुनने वाला। ठीक है, ये हो गया आपका कपड़ा बनाने वाला। फिर फुलर्स, चौथा व्यक्ति रहेगा फुलर्स। अब फुलर्स का क्या काम रहेगा? फुलर्स का क्या काम रहेगा? फुलर्स जो है वह व्यक्ति जो कपड़े को समेटता था, कपड़ा समेटने वाला। फुलर्स का क्या काम है? कपड़ा समेटने वाला। फिर उसके बाद पांचवा काम किसका रहेगा? पांचवा काम रहेगा डायर का। डायर्स का या रंगसाज, रंगसाज या फिर डायर्स। ठीक है, रंगसाज यानी कि अब कपड़े को रंगा जाएगा अलग अलग रंगों में। ठीक है, तो ये डायर्स क्या होता था या रंगसाज क्या होता था? कपड़ा रंगने वाला। ठीक है, तो इस स्टेप में जो है काम होता था, इन स्टेप्स में काम होता था। इंग्लैंड का व्यापारी क्या करता था? स्टेपलर से ऊन खरीदेगा, ऊन खरीद के स्पिनर को देगा, स्पिनर उसका सूत काटेगा, सूत से क्या मिल जाएगा? धागा मिल जाएगा, यानी कि ऊन का धागा बन जाएगा। वो जाएगा बुनकर के पास, बुनकर उस धागे से कपड़ा बनाएगा, कपड़ा बना के कपड़े को समेटने का काम फुलर्स करेगा। फिर कपड़ा समेट के जाएगा कहाँ? डायर्स के पास, यानी कि रंगसाज के पास। वो कपड़े को अलग अलग रंग में रंगेगा। इस तरीके से अलग अलग चरणों में ये काम होता था और अलग अलग जगह होता था, एक ही जगह नहीं होता था, किसी एक कारखाने के भीतर नहीं होता था, अलग अलग जगह अलग अलग घरों में ये काम होता था। ठीक है, तो अंतर फिर अब कपड़ा बन चुका है, कपड़े पर कलर हो चुका है। अब इंटरनेशनल मार्केट में उस कपड़े को बिकना है, लेकिन इंटरनेशनल बाजार में कपड़ा बेचने से पहले कपड़ों की फिनिशिंग होती थी लंदन में। कहाँ? लंदन में होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा था। ये सवाल आपसे अक्सर पूछा भी जाता है। तो आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यवसाय का आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी और इस तरीके से एक नेटवर्क के फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप अलग अलग जगह अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा एक कपड़ा बन के तैयार होता था। कब? औद्योगिक क्रांति से पहले की बात है ये। ऑलराइट, चलिए फिर उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। जैसे जो स्पिनर है, जो ऊन से धागा बनाने का काम कर रहा है, यानी कि सूत काटने का काम कर रहा है, उसके अंडर में 20-25 लोग काम करेंगे, तब तो वो काम हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसी अलग अलग स्टेप पे, चाहे वो स्टेपलर्स की बात हो, चाहे स्पिनर की बात हो, उसके बाद बुनकर, फुलर्स और लास्ट में कौन था? डायर्स। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति के अंडर में 20 से 25 लोग काम किया करते थे। फिर वस्तुओं का उत्पादन कारखानों के स्थान पर घरों में ही होता था, कोई कारखाना नहीं था उस समय तक। यह व्यवस्था है आदि औद्योगिक व्यवस्था। ऑलराइट, चलिए तो एक बार जल्दी से चेक करके बताइए कि लाइक शेयर बराबर से हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो सबसे पहला काम आपको कर देना है क्या? लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ऑलराइट, चलिए कारखानों के उदय की अब हम बात करते हैं, कैसे कारखानों की शुरुआत होती है। तो देखें, कहाँ? इंग्लैंड की बात हो रही है। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में, कब? 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में कारखानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। ठीक है, सबसे पहले कारखाने कहाँ खुले? इंग्लैंड में। कब खुले? 1730 के दशक में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इंग्लैंड और 1730 का दशक। ठीक है, लेकिन 18वीं सदी के अंत में कारखानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, यानी कि एक के बाद एक अलग अलग चीजों के लिए कारखाने खुलते गए। और इस समय कपड़ा उद्योग यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रमुख उद्योग था। सबसे बड़ा उद्योग, सबसे उभरता हुआ उद्योग कौन सा था? कपड़ा उद्योग था। ठीक है, फिर 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की कुशलता बढ़ा दी। 18वीं सदी में क्या होता है? 18वीं सदी में कई ऐसे इनोवेशन हुए, कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की कुशलता बढ़ा दी, जिसमें कार्डिंग, अब ध्यान से सुनिएगा, कार्डिंग, ऐंठना
यानी कि ट्विस्टिंग, व कताई यानी कि स्पिनिंग, और लपेटना यानी कि रोलिंग आदि शामिल थे। पहले कपड़ा कैसे बन रहा था? घरों में बन रहा था, अलग अलग स्टेप में बन रहा था, अलग अलग व्यक्ति के अंडर में बन रहा था। अब बन चुके हैं कारखाने, कारखाने में कपड़ा बनेगा, कारखाने में एक ही छत के नीचे कपड़ा बनेगा और इस तरीके के स्टेप्स में कपड़ा बनेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? फिर देखो, एक नाम यहां पर आपके सामने है, रिचर्ड आर्कराइट। क्या नाम है? रिचर्ड आर्कराइट। ये नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि रिचर्ड आर्कराइट ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सबके सामने रखी थी। आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बताई? नाम बता देना है, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, और अब क्या होने लगा कि कारखाने में सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथ में आ गई। पहले क्या होता था? अलग अलग जगह काम हो रहा है, अलग अलग घरों में काम हो रहा है, एक व्यक्ति के अंडर में 20 से 25 लोग काम करा रहे हैं। यानी कि एक काम को करने का एक मालिक है, दूसरे काम को करने का दूसरा मालिक है। ठीक है, यानी कि स्टेपलर्स का अलग मालिक है, स्पिनर्स का अलग मालिक है, वेवर्स का अलग मालिक है, फुलर्स का अलग मालिक है, डाइट्स का अलग मालिक है। अब इन सब कामों का मालिक एक होगा, एक छत के नीचे काम होगा, क्योंकि मशीनें आ चुकी हैं, कारखाने खुल चुके हैं। तो 19वीं सदी की शुरुआत में, कब? 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने दिखाई देने लगे थे, क्योंकि 18वीं सदी के बाद से तेजी से जो है कारखानों में वृद्धि हो रही थी। अब देखें, अब हम बात करेंगे औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार के बारे में। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार, तो देखें, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे प्रगतिशील उद्योग थे। कौन से? सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे प्रगतिशील उद्योग थे। और तीव्र गति से बढ़ता हुआ कपड़ा उद्योग 1840 के दशक तक, 1840 की डिकेड तक औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। और इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए थे। यानी कि वहां पर उस समय हमें दो प्रकार के उद्योग, कपड़ा उद्योग और लोहा और स्टील का मतलब क्या है? धातु उद्योग, धातु उद्योग, ये दो प्रगतिशील उद्योग सबसे आगे होते हुए नजर आ रहे थे। ऑलराइट, ठीक है, तो नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से पीछे नहीं कर सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक जो काम घरों में हो रहा था, काफी सारे लोग काम में लगे हुए थे, परंपरागत रूप से काम हो रहा था, हाथों की श्रम शक्ति से काम हो रहा था, तो क्या वो काम बंद हो गया होगा? क्या उन लोगों का रोजगार छिन गया होगा? जी नहीं। मशीनों के आ जाने से परंपरागत उद्योगों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो नए उद्योग थे, जो कारखाने थे, मशीनों वाले उद्योग थे, वो परंपरागत उद्योगों को आसानी से पीछे नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि मशीनें खरीदना आसान नहीं था, काफी पैसा लगता था, लोग मशीनों से परिचित नहीं थे, उनमें कैसे काम करना है। समझ में आ रही बात? और जो काम हाथों से किया जा सकता था, जो कलाकारी का काम, जो बारीकी का काम हाथों से किया जा सकता था, वो काम कोई मशीन नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो इन सब कारणों के चलते नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को आसानी से पीछे नहीं छोड़ पा रहे थे। अब देखें एक और एग्जाम्पल इसका हमें सामने देखने को मिलता है कि 19वीं सदी के अंत में, कब की बात हो रही? 19वीं सदी के अंत की बात हो रही। 19वीं सदी के अंत में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी। जो नए उद्योग आ गए थे, तकनीकी उद्योग आ गए थे, उनमें काम करने वाले लोगों की संख्या मात्र 20% थी और 80% लोग परंपरागत उद्योगों में ही काम कर रहे थे। ठीक है, कपड़ा उद्योग एक बहुत ही गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। कपड़ा उद्योग बहुत बड़ा उद्योग था, हमने देखा कपड़ा उद्योग सबसे गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा किसी बड़े कारखानों में नहीं पैदा हो रहा था, बल्कि घरेलू इकाइयों में ही हो रहा था, जैसा पहले होता आया था, क्योंकि लोग इतने जल्दी उस परिवर्तन से परिचित नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी। क्या बात हो रही है?
कि जो भाप से चलने वाली मशीनें थी, स्टीम से चलने वाली मशीनें थी जिनके जरिए काम हो रहा था, ठीक है, तो वो उतनी गति नहीं पकड़ पा रहे थे जितनी गति परंपरागत उद्योगों की थी। लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। ऐसा नहीं था कि इन भाप के इंजन आ जाने से, स्टीम से चलने वाली मशीनों के आ जाने से परंपरागत उद्योग बंद हो चुके हैं। उनका काम भी चल रहा था और 80% श्रम शक्ति जो है किसमें लगी थी? पुराने कामों में ही लगी थी, परंपरागत उद्योगों में ही लगी हुई थी। ऑल राइट, क्लियर? चला जाए आगे, चलिए चलते हैं। खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं, फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं, यानी कि अलग अलग उद्योग जो थे, कपड़ा के अलावा और कौन कौन से उद्योग थे? तो खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, निर्माण यानी कि बिल्डिंग, पॉटरी, कांच का काम यानी कि ग्लास वर्क, चर्म शोधन यानी कि टैनिंग आदि के उत्पादन जैसे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो परिवर्तन हो रहे थे वे साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थे। ठीक है, यानी कि अब सिर्फ कपड़ा उद्योग या धातु उद्योग में ही काम नहीं हो रहा था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी कि फूड प्रोसेसिंग, निर्माण यानी कि बिल्डिंग, पॉटरी, कांच का काम, इन सब उद्योगों में काम हो रहा था। ये सब उद्योग भी आगे आ चुके थे और प्रौद्योगिकी परिवर्तन यानी कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस धीरे धीरे हो रहे थे और ये तीव्र गति से विश्व में नहीं फैल रहे थे। सारे परिवर्तन हो रहे थे लेकिन धीरे धीरे हो रहे थे, तीव्र गति से नहीं फैल रहे थे, क्योंकि मशीनें बहुत महंगी हुआ करती थी, मशीनों से सभी परिचित नहीं थे और मानव श्रम बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध भी था, तो इतनी आवश्यकता नहीं थी कि मशीनों से ही काम कराया जाए। फिर व्यापारी और उद्योगपति महंगी औद्योगिक तकनीकों का प्रयोग सतर्कता से कर रहे थे। ठीक है, फिर बात आती है किसकी? जेम्स वॉट की। आप सभी ने सुना होगा कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने किया था। किसने? जेम्स वॉट ने किया था। तो जेम्स वॉट ने न्यू कॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार करे। अब आप कहेंगे ये न्यू कॉमेन का नाम क्यों आया? यहाँ पर न्यू कॉमेन का नाम क्यों आया? बताओ भाई, क्यों आया न्यू कॉमेन का नाम? क्योंकि भाप के इंजन को सबसे पहले बनाया था न्यू कॉमेन ने, लेकिन वो इंजन उतने अच्छे से चल नहीं पाया, तो जेम्स वॉट ने सुधार करे थे उसमें। शुरुआत तो बनाने की न्यू कॉमेन ने ही करी थी और जब जेम्स वॉट ने सुधार करे, वो इंजन सफल हुआ, तो जेम्स वॉट ने उस इंजन को 1871 में अपने नाम से पेटेंट करा लिया। ऑलराइट, ठीक है। मैथ्यू बोल्टन ने इस नए भाप इंजन का मॉडल तैयार किया, परंतु अनेक वर्षों तक उन्हें कोई खरीदार भी नहीं मिला और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के मात्र 321 इंजन थे। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना धीमा औद्योगिक परिवर्तन उस समय हो रहा था और परंपरागत उद्योग औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार के चलते भी जो है परंपरागत उद्योग अपनी उसी अवस्था में थे और चल रहे थे। ठीक है, उनका काम धीमा नहीं पड़ा था। चलिए अब हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति की अगर हम बात करें तो वाष्प की शक्ति के आगे हाथ का श्रम क्यों ढीला नहीं पड़ रहा था? ठीक है, क्योंकि मशीनों से उतने परिचित नहीं थे लोग। बड़े बड़े व्यापारी मशीनों से सतर्कता से काम करते थे। मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी उस समय ब्रिटेन में मानव श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी कि भाई अगर लोग कम पड़ रहे हो तो मशीनों से काम करना मजबूरी बन जाए, ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो जो गरीब किसान और बेकार लोग होते थे वो काम काज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में जाते थे। गरीब किसान जिनकी आय बहुत कम थी और बेकार लोग यानी कि बेरोजगार लोग जिनके पास काम नहीं था, वे सब रोजगार की तलाश में इनकम प्राप्त करने के लिए काम काज की तलाश में शहरों में जाया करते थे। ठीक है, और अनेक उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसम के अनुसार थी। काफी सारे उद्योग ऐसे थे जिनमें श्रमिकों की मांग मौसम के अनुसार होती थी, यानी कि जब लोगों की जरूरत पड़ती थी, मजदूरों की जरूरत पड़ती थी काम करने के लिए, तब उन्हें काम करने के लिए बुलाया जाता था।
उदाहरण के तौर पर देखें तो गैस घर और शराब खाने में कार्य करने वाले, बाइंडर और बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत करने वाले इत्यादि श्रमिकों की कार्य के अनुसार आवश्यकता होती थी। कहां कहां? गैस घर, शराब खाने में काम करने वाले लोग, बाइंडर और बंदरगाहों पर काम करने वाले लोग, ये ऐसे व्यवसाय थे जहां पर हमेशा जरूरत नहीं होती थी श्रमिकों की। जब जरूरत होती थी उनको काम पर रख लिया जाता था, जब जरूरत नहीं होती थी उनको काम से निकाल दिया जाता था। ठीक है, फिर हस्तशिल्प उत्पादों को प्राथमिकता। हस्तशिल्प उत्पाद यानी कि हाथों से बनाए गए प्रोडक्ट्स, हाथों से बनाए गए प्रोडक्ट्स को किस तरीके से प्राथमिकता दी गई थी? तो देखें, ऐसे अनेक उत्पाद होते थे जिनका निर्माण हस्त कारीगरी के द्वारा ही संभव था। ठीक है, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हुआ करते थे जिनका निर्माण सिर्फ हाथों से ही संभव होता था। मशीन उतनी सुंदर कारीगरी के साथ उनको नहीं बना सकती थी। तो इसके लिए मशीनी ज्ञान की अपेक्षा मानवीय कुशलता की आवश्यकता होती थी। अगर कोई व्यक्ति वो काम कर सकता है तो सिर्फ व्यक्ति ही कर पाएगा, और जो व्यक्ति कर पाता है, सारे व्यक्ति कारीगरी का काम नहीं कर पाते। जिनके हाथ में वो कला होती है, जो सीखे होते हैं, वही कर पाते हैं। ठीक है, तो अब बात होती है कहा कि महारानी विक्टोरिया के काल की। कि महारानी विक्टोरिया के काल में, जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उनके समय में ब्रिटेन में हस्तशिल्प उत्पादों की पहचान थी और महत्वता थी। यानी कि उनके काल में हाथों से बनाए गए प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड रहती थी। ऑलराइट, अब देखें, हस्तशिल्प उत्पादों की कुलीन एवं पूंजीपति वर्ग में उच्च मांग रहती थी। सबसे ज्यादा डिमांड किसकी रहती थी? इन हस्तशिल्प उत्पादों की। जो कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, महारानी और महाराजा वर्ग के लोग जो रहते थे, और उसके अलावा पूंजीपति वर्ग जो लोग जो रहते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, बहुत ज्यादा कैपिटल थी। ठीक है, उस वर्ग में हस्तशिल्प उत्पादों की मांग रहती थी, और इन वस्तुओं को बहुत ही कार्यकुशलता और बारीकी से डिजाइन एवं अलंकृत किया जाता था, जो काम कोई मशीन नहीं कर सकती थी। और मशीनों से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात किया जाता था। कैसी? अब इन दो बातों को ध्यान से सुनिएगा। बात है कहां की? भारत और ब्रिटेन की। ठीक है, भारत में क्या है भाई? हस्तशिल्प, हाथ से काम हो रहा है। ठीक है, और ब्रिटेन में क्या है? मशीन है, मशीन। तो मशीनों से जो प्रोडक्ट बनते थे वो कहाँ भेजे जाते थे? भारत भेजे जाते थे। और भारत में हाथों से जो प्रोडक्ट बनते थे वो कहाँ भेजे जाते थे? वो ब्रिटेन में भेजे जाते थे, क्योंकि ब्रिटेन में इन्हीं की डिमांड थी। ठीक है, तो मशीनों से बनने वाले उत्पाद को कहाँ भेजा जा रहा है? उपनिवेशों में निर्यात किया जा रहा है। उपनिवेश यानी कि जहां जहां ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन स्थापित करके रखा था। ऑलराइट, चलिए अब मजदूरों की जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। देख लेते हैं कि उस दौर में मजदूरों की जिंदगी कैसी थी। तो निम्नलिखित बिंदु दर्शाते हैं कि उस समय श्रमिकों का जीवन जो है बहुत ज्यादा दयनीय था। श्रमिकों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। कैसे? तो नौकरी मिलने की संभावना को दोस्ती और जान पहचान पर निर्भर करती थी। नौकरी मिलने की संभावना जो है, अगर कोई व्यक्ति काम चाहता है, शहरों की तरफ काम करने के लिए जा रहा है, तो काम मिलने की संभावना किस पे डिपेंड करती है? अगर उस शहर में आपका, उस शहर की उस फैक्ट्री में आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कुछ जान पहचान है, तो आपको काम आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और जो रोजगार के लिए व्यक्ति जाते थे, तो रोजगार चाहने वाले लोगों को पूरे सप्ताह इंतजार करना पड़ता था, पूरे हफ्ते इंतजार करना पड़ता था कि भाई अब हमें काम मिल जाए, अब हमें काम मिल जाए। तो वे क्या करते थे? वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रातें काटते थे। जी हाँ, कहाँ रहेंगे लोग? काम की तलाश में शहरों में गए हैं, तो काम के लिए जब तक काम नहीं मिलेगा तो कहाँ रहेंगे? पुलों के नीचे या रैन बसेरों में अपनी रातें काटा करते थे। इस तरीके से मजदूरों की जिंदगी थी। ठीक है, और जब काम का समय समाप्त हो जाता था, उसके बाद गरीब पुनः सड़क पर आ जाते थे। ठीक है, अधिकतर लोग शहर में ही कुछ काम ढूंढने की कोशिश करते थे, जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था, यानी कि आसानी से काम नहीं मिलता था लोगों को। फिर देखें, 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, लोगों के वेतन में सुधार आया, लेकिन उस समय कीमतें तेजी से बढ़ गई, तो वेतन में सुधार होने का कोई मतलब निकला नहीं। ठीक है, तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई थी। कीमत ज्यादा बढ़ गई, भले ही वेतन में सुधार हुआ हो, थोड़ा बहुत वेतन मजदूरों का बढ़ाया हो, लेकिन कीमतें बढ़ गई, तो वेतन में आप कितने ही सुधार कर लो, कहां तक पूर्ति हो पाएगी? ठीक है,
अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन बढ़ती कीमतों के कारण अब वे उससे पहले जितनी चीजें नहीं खरीद सकते थे। मान लो कि कोई व्यक्ति अपनी सैलरी के दम पर, अपने वेतन के दम पर एक बार में उतने पैसों से 5 किलो सामान कुछ खरीद सकता है, ठीक है, कुछ भी सामान जिसकी उसे नीड हो। लेकिन अब कीमतें बढ़ गई हैं, सैलरी उतनी ही है, तो क्या होगा? हो सकता है कि अब 5 किलो के बजाय 2.5 किलो सामान ही खरीद पाए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? फिर श्रमिकों की आय अपने काम के दिनों की संख्या पर भी निर्भर करती थी। जितने दिन आप काम करोगे उतना पैसा आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर 19वीं शताब्दी के मध्य में लगभग 10% शहरी आबादी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि लोगों को काम नहीं मिल रहा था। अगर जिस दिन काम नहीं मिलेगा, कभी काम मिलता था, कभी काम नहीं मिलता था, जितने दिन आप काम करोगे उतने दिन आप कमाओगे। ठीक है, और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती थी कि कई दिनों तक आपको काम नहीं मिलेगा, तो मजदूरों की स्थिति तो खराब होगी ही, क्योंकि भाई उनके लिए तो वही है कि भाई दिहाड़ी मजदूरी जिस दिन मिल गई उस दिन पैसा आ गया, नहीं तो नहीं आएगा। तो इस तरीके से मजदूरों की हालत कुल मिला के अच्छी नहीं थी। ठीक है, फिर बेरोजगारी के भय के कारण श्रमिक जो है नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध थे। उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण का दौर आ चुका था। ठीक है, तो बेरोजगारी के डर के कारण कि कहीं हम बेरोजगार ना हो जाएं, इस तकनीकी के कारण, इन मशीनों के कारण, इन औद्योगिक युग के कारण, तो इस डर से, बेरोजगारी के डर से कई सारे श्रमिक ऐसे थे, मजदूर ऐसे थे जो नई प्रौद्योगिकी, नई टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे कि भाई ये टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये मशीन हमारी जगह ले लेगी। यानी कि जहां पर किसी काम को करने के लिए 100 मजदूर लगे हैं, वही वो काम एक मशीन करके दे रही है, तो क्या होगा? 100 लोगों का रोजगार छिन जाएगा। ऑलराइट, फिर क्या हुआ? जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का उपयोग शुरू हुआ। अभी हमने बात पढ़ी थी कि स्पिनर क्या करते थे? ऊन काटने का काम करते थे, और वो काम ज्यादातर महिलाएं किया करती थी अपने घरों में। ऊन से ऊन काटने का काम किया करती थी, जो ऊन का धागा बनाया करती थी। अब उस काम के लिए आ गई एक मशीन जिसका नाम था स्पिनिंग जेनी। ठीक है, तो जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का उपयोग शुरू हुआ, तो हाथ से ऊन काटने वाली महिलाओं ने नई मशीनों का विरोध किया कि भाई इस मशीन के कारण हमारा रोजगार तो छिन गया, हम क्या करेंगे, हम क्या कमाएंगे। ठीक है, तो 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी। लोगों के लिए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया, नदियों के तटबंध बनाए गए। यानी कि जो शहरों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो शहरों का ही विकास हो रहा था। सारी चीजें, सारे निर्माण कार्य, सारी सुख सुविधाएं कहाँ बनाई जा रही थी? शहरों में ही बनाई जा रही थी। ठीक है, क्योंकि शहर ही मुख्य व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। फिर क्या कहानी बनती है? परिवहन उद्योगों में काम करने वालों की संख्या बढ़ गई। देखना भाई ध्यान से, जो ट्रांसपोर्टेशन उद्योग होता है, यानी कि रेल, बस, ट्रक, ये इंडस्ट्री जो होती है, तो उस दौरान परिवहन उद्योगों में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में 2 गुना और अगले 30 वर्षों में एक बार फिर से 2 गुना हो गई। अब आप कहेंगे कि परिवहन उद्योग, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ी? क्योंकि व्यापार बढ़ रहा था, उद्योग बढ़ रहे थे, शहरों में ही बढ़ रहे थे। रेलवे का विकास किया गया, सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया, सड़कों को चौड़ा किया गया, ताकि आयात और निर्यात आसानी से, जल्दी से सुरक्षित हो सके, लोग आसानी से और जल्दी और सुरक्षित रूप से एक जगह से दूसरी जगह आ सकें। तो उसके लिए किस इंडस्ट्री का डेवलप होना जरूरी था? ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि परिवहन का। ठीक है, तो परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में 2 गुना और अगले 30 वर्ष में एक बार फिर से दुगनी हो गई थी। ऑलराइट, फिर क्या है? ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति भारत में भी औद्योगिकीकरण हुआ। ठीक है, भारत में भी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आने लगा था, और यहां भी कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्रों में भी विकास किया गया। यानी कि हर तरफ से भारत में औद्योगिक उत्पादन के लिए विकास हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सूरत में एक फैक्ट्री यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। फिर भारतीय कपड़े के युग के बारे में बात करते हैं कि भारत में कपड़े का युग, कपड़े का दौर किस तरीके का था। तो ध्यान से सुनिएगा,
मशीन उद्योगों से पहले की बात हो रही है। कब की? मशीन उद्योगों से पहले। तो मशीन उद्योगों से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों की प्रमुखता थी। क्या बात कही गई है? मशीन उद्योगों से पहले की बात कही गई है। तो मशीन उद्योगों से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया था, मशीनें नहीं आई थी, उसके पहले से ही इंटरनेशनल कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों की प्रमुखता थी, डिमांड थी भारत के कपड़े की। जो कपड़ा हाथ से बनाया जाता था, भारत के बुनकरों के द्वारा बनाया जाता था। ठीक है, तो आर्मेनियन और फारसी, आर्मेनियन और फारसी व्यापारी क्या करते थे? विदेशी व्यापारी थे। तो ये पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते भारत की वस्तुएं अपने देशों की तरफ लेके जाया करते थे। ठीक है, सूरत, तो उस समय सूरत, मसूलीपट्टनम तथा हुगली, क्या क्या? सूरत, मसूलीपट्टनम तथा हुगली सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जिनका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। क्या क्या बताया गया है? सूरत, मसूलीपट्टनम तथा हुगली सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जिनका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता था। और इसी समय उद्योगपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। अब भारत के कपड़े की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में है, लेकिन उस समय सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जिनका उपयोग व्यापार के लिए किया जा रहा था। तो इसी समय उद्योगपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। ठीक है, ये सारी घटनाएं जो है भारतीय कपड़े के युग के दौरान घट रही थी। तो 1750 के दशक की बात है कि 1750 के दशक तक यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ भारतीय व्यापारियों पर अपना नियंत्रण खोना शुरू कर दिया। जब यूरोपीय कंपनियां भारत आ चुकी थी 1750 के दशक तक, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के साथ ही भारतीयों ने व्यापार पर खुद का नियंत्रण खोना शुरू कर दिया था। ठीक है, यानी कि भारत के व्यापारियों का जो खुद का व्यापार था उस पर ही नियंत्रण खोना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश कंपनियां भारत आ चुकी थीं और उनका माल भारत के बाजारों में सस्ती दरों पर सप्लाई किया जाने लगा था, जिससे भारत में उनका कपड़ा ज्यादा बिकने लगा था। ठीक है, फिर यूरोपीय कंपनियों को स्थानीय अदालतों से कई रियायतें हासिल करने के द्वारा शक्ति भी प्राप्त हो रही थी। अब इन यूरोपीय कंपनियों ने क्या कर लिया? यहाँ की जो लोकल कोर्ट थी, भारत की जो स्थानीय अदालतें थी, उनसे क्या हासिल कर लिया? रियायतें, यानी कि छूट हासिल कर ली। क्या करने की? व्यापार करने की, यानी कि व्यापारिक छूट हासिल इन्होंने कर ली कोर्ट से। ठीक है, तो वो अपना व्यापार आसानी से कर रही थी, कोई कानून जो है उनको रोकने वाला था नहीं। तो कुछ कंपनियों को व्यापार के एकाधिकार मिल गए, कुछ कंपनियां ऐसी थीं कि भारत में व्यापार करने के एकाधिकार मिल गए, कुछ चीजों की मोनोपोली उन्हें हासिल हो गई कि उस चीज का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है या कोई अदर कंपनी ही कर सकती है। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाहों में गिरावट आ गई और बॉम्बे और कलकत्ता जैसे नए बंदरगाहों का उद्भव हुआ। और यह परिवर्तन नई औपनिवेशिक शक्ति, नई कॉलोनियल पावर के विकास का संकेत थी, क्योंकि भारत के व्यापारियों ने खुद के व्यापार पर नियंत्रण खोना शुरू कर दिया था। दूसरी कंपनी, ब्रिटिश कंपनी या यूरोपीय कंपनी भारत में आ चुकी थी, जिनका माल ही भारत में अब सप्लाई होने लगा था। ऑलराइट, क्लियर है बात? यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कुछ भी हो, चला जाए आगे। बराबर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हो रहा है? नहीं हो रहा है तो भैया जल्दी से करते जाओ, पहला काम यही करना है आपको। चलिए चलते हैं। अब देखें, अब बुनकरों की स्थिति, वो बुनकर जो भारतीय थे और हाथ से कपड़ा बनाने का काम किया करते थे, उनकी स्थिति उस दौर में किस प्रकार की देखने को हमें मिलती है। चलिए 1760 के दशक की हम बात करें। 1760 के दशक में यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की अधिक मांग थी। ठीक है, भले ही यूरोप की कंपनियां भारत में अपना कपड़ा बेच रही हो, भारत के कपड़ा व्यापार पर जो है भारतीयों का ही कंट्रोल खत्म हो रहा हो, लेकिन
तब भी 1760 के दशक में यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती थी। वो कपड़ा जो हाथ से बना करता था, इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी। तो कंपनी भी चाहती थी कि जब हमारे देश में भारत के कपड़े की डिमांड है तो हम भाई अपना कपड़ा भेजेंगे वहां पर। ठीक है, तो 1760 और 1770 के दशकों में ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार आपूर्ति आसान से नहीं हो पाती थी, क्योंकि भाई कपड़ा जो है वो हाथ से बना करता था और कपड़ा धीरे धीरे बन रहा था। हाथ से कपड़ा बनेगा तो धीरे बनेगा, यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा और डिमांड बहुत ज़्यादा है कि भाई काम फास्ट होना चाहिए, तो उतनी ज़्यादा आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो बुने हुए कपड़े को प्राप्त करने के लिए, यानी कि भारतीय कपड़े को प्राप्त करने के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली के साथ साथ स्थानीय व्यापारी भी प्रतिस्पर्धा में रहते थे, कंपटीशन में रहते थे कि भारत का कपड़ा हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। यानी कि यूरोप की हर कंट्री में डिमांड थी भारतीय कपड़े की। अब देखना अब क्या होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में राजनीतिक सत्ता यानी कि पॉलिटिकल पावर जो है स्थापित हो चुकी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद कंपनी जिसके व्यापार पर अपने एकाधिकार का दावा कर सकती थी, फलस्वरूप उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने और रेशम से बनी वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। अब भारत में किसकी सत्ता स्थापित हो चुकी है, किसकी राजनीतिक सत्ता या पॉलिटिकल पावर स्थापित हो चुकी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स की। तो वो क्या करना चाहते थे? यहाँ के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे, यानी कि अपनी मोनोपोली ही स्थापित करना चाहते थे कि हम यहाँ से अगर व्यापार होगा तो सिर्फ हम करेंगे, हमारे देशों की तरफ ही सामान जाएगा और हमारे देश से ही भारत में सामान आएगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कंपटीशन खत्म करने के लिए कि भाई ना तो यहाँ फ्रांसीसियों की चलेगी, ना डच की चलेगी, ना पुर्तगीज की चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। भले ही डिमांड हर जगह है, फ्रांस में भी है, पुर्तगाल में भी है और वहाँ डच यानी कि हॉलैंड, नीदरलैंड में भी है। उनसे कंपटीशन हमें खत्म ही कर देना है ताकि भारत का कपड़ा सिर्फ कहाँ जाए? हमारे देश में जाए, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ही सब कुछ हो। तो उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने और रेशम से बनी वस्तुओं की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कि भारत से जो सूती या रेशम के वस्त्र हैं उनकी आपूर्ति हमेशा लगातार हमारे देश में बनी रहे, उसके लिए इन्होंने प्रबंधन और नियंत्रण यानी कि मैनेजमेंट और कंट्रोल की एक नई व्यवस्था लागू कर दी। ऑलराइट, अब देखें आगे। तो प्रबंधन और नियंत्रण की नई व्यवस्था में इन्होंने नियुक्त किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियुक्त किया या अपॉइंट किया एक गुमाश्ता को। गुमाश्ता एक पोस्ट होती थी जिस पर एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता था। अब गुमाश्ता करता क्या था, कैसे उसने भारतीय कपड़े के प्रबंधन और नियंत्रण को अपने हाथ में लिया था, देखना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमाश्ता की नियुक्ति प्रारंभ कर दी। अब ये गुमाश्ता करता क्या था? तो देखें, कपड़ों की गुणवत्ता की जानकारी, बुनकरों पर निगरानी एवं तैयार माल को एकत्र करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किया गया था। किसके लिए? कपड़ों की गुणवत्ता की जानकारी की किस क्वालिटी का कपड़ा भारत के बुनकर बना रहे हैं, बुनकरों पर निगरानी रखना कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या माल किसी दूसरे देश को तो नहीं भेज रहे, तय समय में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तैयार माल जो हो गया है, भारत के बुनकरों ने जो कपड़ा बना लिया है उसको इकट्ठा करने का काम। ठीक है, ये सब काम करने के लिए गुमास्ता नाम का एक वेतनभोगी कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नियुक्त किया गया था। अब ये नए गुमास्तों का गांव से पुराना सामाजिक संबंध नहीं था। अब जो नए नए गुमास्ते इन्हें अपॉइंट करे थे उनका गांव से कोई संबंध नहीं था और गांव में ही ये सब काम हो रहा था, कपड़ा बन रहा था, तो इनका गांव से कोई पुराना सामाजिक संबंध था नहीं। तो ये क्या करते थे? ये गांव में सिपाही और चपरासियों को लेकर आते थे और समय पर आपूर्ति ना होने पर बुनकरों को सजा भी देते थे कि भाई साहब तुमने हमारा काम समय पर क्यों नहीं किया। आपको मान लो कि 1 महीने का समय दिया गया था इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आपने तो काम पूरा किया ही नहीं। तो जब बुनकर काम पूरा नहीं कर पाते थे तय समय पर, तो उनको गुमास्ता क्या दिया करते थे? सजा भी दिया करते थे। ठीक है,
तो बुनकर ना तो कीमत पर मोल भाव कर सकते थे और ना ही किसी और को माल बेच सकते थे। जी हाँ, उनके लिए कीमत तय कर दी जाती थी कि इतनी कीमत पे आपके लिए हमें काम करना है। अगर बुनकर कहते थे कि नहीं, इतना नहीं, हमें और ज्यादा चाहिए, तो आप मोल भाव नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही किसी और को वो माल बेच सकते थे, भले ही फ्रांस में उनकी डिमांड हो, हॉलैंड में डिमांड हो, पुर्तगाल में डिमांड हो, लेकिन आप ये माल बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही बनाएंगे, किसी और कंट्री के लिए आप बना ही नहीं सकते, ठीक है। फिर कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर गांव छोड़कर ही चले गए कि भाई साहब हम कैसे काम करें इनके अंडर में, हमसे काम नहीं हो रहा। तो कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारी जगहों पर लोग बुनकर जो है अपना गांव ही छोड़कर चले गए थे। फिर कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत कर दी। क्या किया? बगावत का मतलब होता है विरोध कर देना। तो कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर जो है बुनकरों ने विरोध कर दिया, बगावत कर दी, और कुछ समय बाद बुनकर ऋण लौटाने से इंकार भी करने लगे। कौन सा ऋण? तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बुनकरों से कपड़ा बनाने के लिए उन्हें कुछ पैसा उधार देती थी, ताकि बुनकर जो है रॉ मटेरियल खरीद सके कपड़ा बनाने के लिए, जैसे कि रेशम या कॉटन, ठीक है, वो खरीद सके। तो अब जो है गुमास्ता को अपॉइंट करने के बाद भारतीय बुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि वे अपनी मर्जी के हिसाब से काम नहीं कर सकते थे। एक तय समय में ऑर्डर कंप्लीट करना होता था, किसी दूसरी कंट्री के साथ अपना व्यापार नहीं कर पा रहे थे, अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, और अगर तय समय पर ऑर्डर कंप्लीट नहीं करते थे तो उन्हें सजा भी दी जाती थी। तो उन्हें कोई फायदा हो नहीं रहा था, बस काम करते जा रहे थे, तो उन्हें विरोध कर दिया। और बाद में कुछ समय बाद बुनकरों ने जो उधार पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको दिया था बुनकर को, उसको लौटाने से भी मना कर दिया कि हम अब आपका ऋण भी नहीं लौटाएंगे। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं भारत में मैनचेस्टर के आगमन की। क्या होता है भाई जब भारत में मैनचेस्टर का आगमन होता है? मैनचेस्टर का आगमन यानी कि मैनचेस्टर के कपड़े का आगमन, ठीक है। इंग्लैंड में एक जगह है मैनचेस्टर, जहां भारी मात्रा में कपड़े का उत्पादन हो रहा था। तो भारत में जब मैनचेस्टर का कपड़ा आया तब क्या स्थिति बनती है? तो देखें, ये बात है 1811 से 1812 की। कब की बात है? 1811 से 1812 की। तो 1811 से 1812 ईस्वी में सूती माल का कुल निर्यात में भाग था 33%। कितना था? 33%, जो 1850-51 ईस्वी में केवल 3% ही रह गया। क्या कहा गया है? 1811-12 ईस्वी में सूती माल का कुल निर्यात में भाग था मात्र 33%, जो 1850 और 51 में केवल 3% ही रह गया। क्यों रह गया? क्यों रह गया? पहले 33% निर्यात किया जाता था, अब 3% ही निर्यात किया जा रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि 19वीं सदी में इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हो चुका था। यानी कि भारत पहले जो अपना कपड़ा भेजा करता था, कहां पर? दूसरे देशों में, खासतौर से इंग्लैंड में उसका 33% हिस्सा था, और बाद में 1850 से 51 में केवल 3% रह गया। और इंग्लैंड में 19वीं सदी में कपास उद्योग विकसित हो चुका था। तो उद्योगपतियों ने सरकार पर सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क लगाने के लिए दबाव डाला। उद्योगपतियों ने सरकार से क्या कहा कि जो सूती वस्त्रों का आयात यहाँ पर हो रहा है उस पर आप क्या लगाओ? टैक्स लगाओ, शुल्क लगाओ, कर लगाओ, जिससे मैनचेस्टर अपना माल किसी भी प्रतिस्पर्धा का सामना किए बिना ब्रिटेन में बेच सके। ठीक है, जब दूसरी कंट्री के लिए टैक्स लगाया जाएगा, अगर वो अपना माल एक्सपोर्ट करती हैं तो उनको जो है टैक्स भरना पड़ेगा। कपड़ा और ज्यादा महंगा हो जाएगा तो महंगा बिकेगा, और जो मैनचेस्टर का कपड़ा है उस पर कोई आयात शुल्क लगेगा नहीं, कपड़ा सस्ता बिकेगा। सस्ते कपड़े की डिमांड हर जगह होती है, ठीक है। तो टैक्स लगाया गया ताकि दूसरी जगह से उन्हें कंपटीशन करना ही ना पड़े, दूसरी जगह का कपड़ा आ ही ना पाए, ठीक है। तो जब मैनचेस्टर का आगमन हुआ तो भारत के कपड़ा व्यापार जो 1811-12 ईस्वी में 33% था, वो 1850-51 में केवल 3% ही रह गया, ठीक है। चलिए
अब देखें, अनेक भारतीय व्यापारी और बैंकर निर्यात व्यापार में बहुत ज्यादा सक्रिय थे। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो माल एक्सपोर्ट होता था उसमें भारतीय व्यापारी और कई सारे बैंकर एक्टिव थे, उनका सहयोग देते थे यहाँ से माल को निर्यात करने में। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था कि भारत से अफीम का व्यापार चीन की तरफ होता था, जो ब्रिटिश सरकार ही करती थी, और चीन से उसके बदले में चाय का व्यापार होता था और वो चाय भेजी जाती थी इंग्लैंड। अब इसमें व्यापारिक सहयोगी के रूप में कौन थे? भारतीय व्यापारी थे और कई सारे बैंकर भी थे जो उनका सहयोग करते थे, जिससे उन्हें प्रॉफिट होता था। ठीक है, तो 1870 के दशक में इंग्लैंड से कपास का आयात भारतीय आयात के मूल्य का 50% से अधिक था। इंग्लैंड 1870 के दशक की बात हो रही है कि उस समय इंग्लैंड से कपास का आयात भारतीय आयात के मूल्य का 50% से भी अधिक था। अब इंग्लैंड क्या करता था? इंग्लैंड जो है भारत से कपास को मंगवाता था। भारत से इंग्लैंड क्या जाता था? कपास जाता था। ठीक है, कपास जाता था और इंग्लैंड में कपड़ा बनता था, और इंग्लैंड से तैयार माल कहाँ आता था? भारत की तरफ आता था। ठीक है, इसलिए भारत का कपड़ा व्यापार 33% से घटकर 3% हो गया और कपास का निर्यात बढ़ गया, 50% से भी अधिक हो गया। अब देखें, भारतीय बुनकरों के सामने कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन सब परिस्थितियों के बाद मशीनी युग आ चुका है। भारत से अब कपड़ा निर्यात हो रहा है ब्रिटेन में, और भारत से अब कच्चा माल निर्यात हो रहा है ब्रिटेन में, कपास निर्यात हो रहा है और कपड़ा बन के वहां से आ रहा है। यानी कि अब भारतीय बुनकरों का कपड़ा विदेशों में निर्यात नहीं हो रहा है। और भारत में क्या हो रहा है? भारत में विदेशों से कपड़ा बन के आ रहा है, सस्ता कपड़ा बन के आ रहा है, सस्ती कीमत पर बिकेगा, तो भारत के बुनकरों का ही कपड़ा भारत के लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनका कपड़ा महंगा होगा। तो अब देखना, इन सब बातों के चलते क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं भारतीय बुनकरों के सामने। ठीक है, तो इनका निर्यात बाजार कम हो गया, यानी कि दूसरी कंट्री में इनका सामान जाना कम हो गया। स्थानीय बाजारों में, यानी कि यहाँ के लोकल मार्केट में, भारत के बाजारों में मैनचेस्टर में बने वस्त्रों की अधिकता होने लगी थी। जो मैनचेस्टर में कपड़ा बनता था उसकी अधिकता होने लगी थी, क्योंकि ये वस्त्र मशीनों के द्वारा बने होने के कारण कम लागत के हुआ करते थे। यानी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा मशीनों से बनता था, उनकी लागत कम थी, कॉस्ट कम था। अब बुनकर हाथ से कपड़ा बनाते थे, कॉस्ट ज़्यादा आती थी, मेहनत ज़्यादा लगती थी, समय ज़्यादा लगता था, तो कपड़ा महंगा था। ठीक है, तो कम लागत होने के कारण ही, यानी कि मैनचेस्टर में जो कपड़ा बन रहा है उसमें कम कॉस्ट लगता था, तो उसके कारण ही भारतीय बुनकर इनसे कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे कि भारतीय बुनकर अपना कपड़ा सस्ता कर पाए, नहीं कर पा रहे थे क्योंकि नहीं थी लागत उनकी कम। ठीक है, तो इन सब समस्याओं का सामना भारतीय बुनकरों को करना पड़ रहा था। फिर क्या हुआ भाई? अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ तो अमेरिकी गृह युद्ध के कारण अमेरिका से कपास का निर्यात बंद हो गया। ठीक है, अमेरिका से कपास का निर्यात बंद हो गया, तो ब्रिटेन क्या करने लगा? क्योंकि युद्ध कहां से कहां तक हुआ था, यानी कि किस किस के बीच हुआ था? जो अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ था। तो ब्रिटेन में पहले अमेरिका का कपास जाता था। अब अमेरिका ने ब्रिटेन में कपास भेजना बंद कर दिया, तो ब्रिटेन क्या करेगा? ब्रिटेन भारत से कच्चे माल का आयात करने लगा था, और भारत से कच्चे कपास के निर्यात में आई इस वृद्धि से उसकी कीमत में भी वृद्धि हुई। क्या होता है? भारत से कच्चे कपास के निर्यात में जो वृद्धि आई थी, इस वृद्धि से उसकी कीमतों में भी वृद्धि हो गई, और भारतीय बुनकरों को उच्च कीमत पर कच्चा माल क्रय करना पड़ता था, जो एक समस्या थी। अब जहां पर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए, अब ब्रिटेन में भारतीय कपास की डिमांड ज्यादा हो गई है, तो भारत में कपास की कीमतें बढ़ जाएंगी, और बढ़ गई थी। अब वो जो भारत में कपास की कीमत बढ़ी थी, तो सबके लिए बढ़ी थी, चाहे वो बाहर का मार्केट हो, चाहे वो लोकल मार्केट हो। तो अब भारतीय बुनकरों को खुद के यहाँ का कपास ऊंची कीमतों पर खरीदना पड़ रहा था, जो एक समस्या थी। अब जब ऊंची कीमतों पर कपास खरीदोगे तो और ज़्यादा आपकी कॉस्ट आएगी, और ज़्यादा कॉस्ट आएगी तो और ज़्यादा भारतीय बुनकरों के कपड़े की प्राइस बढ़ जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उनका कपड़ा और कोई खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि भारत में मैनचेस्टर के बने कपड़े आने लगे हैं, सस्ते कपड़े आने लगे हैं। तो भाई कोई भी लोग हो जो कपड़ा सस्ता होगा इसके कंपैरिजन में, उसी को खरीदेंगे। ठीक, चलिए अब फैक्ट्रियों का आना। फैक्ट्रीज भारत में आती हैं,
कैसे आती हैं, कब आती हैं? तो भारत में सर्वप्रथम कपास और जूट मिलों की स्थापना हुई। कौन सी? सबसे पहले कपास और जूट मिलों की स्थापना हुई थी। पहली कपास या कपड़ा मिल, ध्यान से सुनिएगा, पहली कपड़ा मिल की अगर हम बात करें तो वो 1854 ईस्वी में बंगाल में स्थापित हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भारत में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो 1854 में हुई और कहाँ हुई? बम्बई में हुई। और पहली जूट मिल बंगाल में 1855 ईस्वी में। कब? 1855 में बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित करी गई। याद रहेगी बात। 1854 कपड़ा मिल कहाँ? बंबई। 1855 जूट मिल कहाँ? बंगाल। ठीक है, ऐसे याद कर लेना कि जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा बंगाल में ही होता है, इसलिए बंगाल में जूट मिल खोली गई थी। ठीक है, फिर उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में शुरू करी गई और एक साल बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी शुरू हो गई। फिर 1874 तक, कब? 1874 तक मद्रास की पहली कताई और बुनाई मिल ने अपना उत्पादन का काम चालू कर दिया और इन उद्योगों में से अधिकांश भारतीय उद्यमियों द्वारा ही स्थापित करे गए थे। ये जो भारत में फैक्ट्रीज आई थी, इस तरीके की कपड़ा मिल या जूट मिल या एल्गिन मिल या अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल, ठीक है, या कताई या बुनाई मिल, जो भी चालू किया जा रहा था तो अधिकांश भारतीय उद्यमियों द्वारा ही ये सब भारत में स्थापित करी जा रही थी। अब प्रारंभिक उद्यमों की बात करिए कि भाई भारत में फैक्ट्रीज आ चुकी थी और अधिकांश फैक्ट्रीज जो है भारतीय उद्यमियों द्वारा ही प्रारंभ करी गई थी। तो प्रारंभिक उद्यमी कौन कौन थे वो? तो देखें, 18वीं सदी के अंत से अंग्रेज चीन को भारतीय अफीम का निर्यात करने लगे थे। 18वीं सदी के अंत से क्या हो रहा था? अंग्रेज जो है चीन को भारतीय अफीम का निर्यात करने लगे थे। भारत में क्या होती थी? भारत, ये इंग्लैंड और ये है चीन। भारत के पास क्या है? अफीम है भाई, लेकिन सत्ता किसकी है? अंग्रेजों की है भारत में। चीन के पास थी चाय। तो इंग्लैंड के लोग क्या करते थे? अंग्रेज क्या करते थे? चीन को भारतीय अफीम भेजा करते थे, बदले में चाय आती थी भारत और भारत से जाती थी चाय इंग्लैंड। ठीक है, तो 18वीं सदी के अंत से अंग्रेज चीन को भारतीय अफीम का निर्यात करने लगे थे। इसके बदले में चीन से चाय खरीदते थे और वो चाय कहाँ जाती थी? इंग्लैंड जाती थी। ठीक है, तो ये जो व्यापार हो रहा था चीन से, ठीक है, भारत से अफीम भेजी जा रही है, चीन से चाय मंगाई जा रही है, इस व्यापार में अनेक भारतीय कारोबारी सहायक के रूप में पहुंच गए थे। ठीक है, क्या काम करते थे भारतीय व्यापारी इस व्यापार में? जैसे कि धन उपलब्ध करवाना, आपूर्ति सुनिश्चित करना कि हाँ भाई इतना माल जो है आपको चाहिए है, इतने टाइम में सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर माल को जहाजों में लाद कर भेजना, ये सब शामिल था इनके कार्यों में। ठीक, तो ये थे प्रारंभिक उद्यमी जो सहायक के रूप में अंग्रेजों के साथ चीन से व्यापार करने में उनका सहयोग कर रहे थे। फिर 19वीं शताब्दी के दौर की बात आती है। 19वीं शताब्दी के कुछ प्रसिद्ध उद्योगपतियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि द्वारकानाथ टैगोर, दीनशाह पेटिट, जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, शिव नारायण बिरला जो जीडी बिरला के दादा थे। ठीक है, सेठ हुकुमचंद, ये सब शामिल थे उस दौर में। फिर क्या होता है? द्वारकानाथ टैगोर ने 1830 से 40 के दशक में, कब की बात हो रही है? 1830 से 40 के दशक की बात हो रही है। तो द्वारकानाथ टैगोर ने 1830 से 40 के दशक में 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियों की स्थापना करी और वर्ष 1912 में जमशेदपुर में जे.एन. टाटा ने भारत में पहले लोहा और इस्पात संयंत्र का निर्माण किया। और सेठ हुकुमचंद, जिनका नाम हमने अभी ऊपर पढ़ा है, सेठ हुकुमचंद ने 1917 में कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना करी थी। ठीक, तो ये सब हो गए भारतीय उद्यमी। अब देखो,
जो भारतीय व्यापारी थे उन पर क्या औपनिवेशिक सीमाएं औपनिवेशिक सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा थोपी गई थी। देखते हैं। पहली बात है कि औपनिवेशिक शक्ति के भारतीय व्यापार पर नियंत्रण हासिल होने के कारण, अब जो औपनिवेशिक शक्ति थी, कॉलोनियल पावर थी, यानी कि ब्रिटिश सरकार की जो सत्ता थी वो भारतीय व्यापार पर स्थापित हो चुकी थी, यानी कि उन्होंने भारत के व्यापार को कंट्रोल में ले लिया था। उसके कारण भारतीय व्यापारियों के लिए व्यापार का क्षेत्र सीमित हो गया। ठीक है, तो भारतीय व्यापारियों को विनिर्मित वस्तुओं में यूरोप के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। जो भारत के व्यापारी थे उनको विनिर्मित वस्तुओं में यूरोप के साथ व्यापार करने की अनुमति नहीं थी कि आप जो है अपना प्रोडक्ट बना के यूरोप के साथ व्यापार कर सकें। वे केवल क्या कर सकते थे? वे केवल भारतीय व्यापारी केवल अपने यहाँ का रॉ मटेरियल, कच्चा माल जैसे कि कपास, अफीम, गेहूं और नील को निर्यात ही कर सकते थे। सिर्फ इन्हीं को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी गई थी, सिर्फ इन्हीं का व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। इन चीजों से जो प्रोडक्ट बनता था, विनिर्मित उत्पाद बनता था, उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। इस तरीके के भारतीय व्यापारियों पर औपनिवेशिक सीमाएं लगा दी गई थी। ठीक है, अंग्रेजों को इसी की आवश्यकता थी। भारत से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहां प्रोडक्ट बनाते थे और दुनिया भर के देशों में बेचते थे। ठीक है फिर बात करते हैं हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों ने भारतीय उद्योगों के एक बड़े क्षेत्र को नियंत्रित किया। क्या कहा गया है? प्रथम विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों ने क्या किया? भारतीय उद्योग के एक बड़े क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया। उनमें से कुछ कंपनी क्या थी, कुछ एजेंसी क्या थी, कौन कौन सी थी वो एजेंसी जिन्होंने भारतीय उद्योग के एक बड़े क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लिया था? उनमें से थी बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जॉर्डिन स्किनर एंड कंपनी थी। अब ये कंपनी क्या करती थी? ये कंपनी एक तो भारत के उद्योगों को नियंत्रण में ले लिया था और खुद के लिए पूंजी जुटाती थी, कैपिटल जुटाती थी। ठीक है, इकट्ठा करती थी पैसा को, और ज्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक ही पूंजी उपलब्ध करवाते थे। जी हाँ, इनको कैपिटल कौन उपलब्ध करवाता था? जो भारतीय वित्त पोषक होते थे। जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले कौन लेती थी? यूरोपीय एजेंसियां लेती थी। भारत के लोग पैसा लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे अपनी, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन या बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन कौन लेगा? ये यूरोपीय एजेंसियां लेंगी। बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जॉर्डिन स्किनर एंड कंपनी जैसी एजेंसियां डिसीजन लेती थी। ठीक है, ये सब चल रहा था। अब देखो भाई, अब नौकरियों की खोज में श्रमिकों का प्रवास। ये बात तो हो गई कि भाई किस तरीके से औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय व्यापारियों पर अपना कंट्रोल स्थापित करके रखा था अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से। अब देखना कारखानों में वृद्धि हो चुकी है, इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, उद्योग धंधे विकसित हो चुके हैं। अब गांव के लोगों को होगी दिक्कत। क्यों? क्योंकि ये जो सारे काम है, उद्योग धंधे वाले काम है, फैक्ट्री कारखाने, ये सब शहरों में लगाए गए हैं। ठीक है, अब जब कारखाने आ चुके हैं, उनमें धीरे धीरे तेजी आ रही है, तो परंपरागत उद्योगों पर असर पड़ेगा। परंपरागत उद्योग पहले कहाँ काम करते थे? गाँव में काम करते थे। अब मशीनों के आ जाने से गाँव का रोजगार छिन गया। अब गाँव के लोगों को काम कैसे मिलेगा? तो गाँव के लोग शहरों की तरफ जाने लगे काम की तलाश में। ठीक है, तो नौकरियों की खोज में श्रमिकों के प्रवास की अब हम बात करेंगे। तो कारखानों के विस्तार के साथ ही श्रमिकों की मांग में भी वृद्धि हुई। अब कारखाने आप खोलोगे तो मशीन तो आपने लगा ली, लेकिन काम करने के लिए लोग तो चाहिए। तो मजदूरों की डिमांड ज्यादा हुई कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमें श्रमिक या मजदूर चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, तो गांव में कोई भी काम ना मिलने के कारण किसानों और कारीगरों ने काम की तलाश में औद्योगिक केंद्रों की ओर पलायन किया। पलायन का मतलब है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाना, मूव कर जाना। ठीक है, तो पलायन किया। ठीक, क्योंकि गांव में कोई काम मिल नहीं रहा था। अब लोगों को रोजगार का साधन तो चाहिए, पैसे तो चाहिए, एक इनकम तो होनी चाहिए, तब तो वो अपना जीवन चलाएंगे। ठीक है, तो श्रमिकों ने क्या किया? मिलों में काम की आशा में बहुत दूर तक की यात्राएं की। लोग बहुत दूर दूर तक काम करने के लिए गए।
उदाहरण के लिए हम बात करें तो संयुक्त प्रांत के लोग बंबई की कपड़ा मिलों और कलकत्ता की जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे कि भाई साहब कहीं भी हमें काम मिल जाए, बस काम मिल जाए। तो श्रमिकों को कुछ इस प्रकार की परेशानियां हुई। पहली क्या हुई कि नौकरी पाना हमेशा कठिन था। रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगार के मुकाबलों में ज्यादा रहती थी, यानी कि रोजगार जितनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है उतनी मात्रा में बेरोजगार व्यक्ति हैं। अब जितना काम वहां पर उपलब्ध होगा, जितने लोगों की आवश्यकता होगी, उतने ही लोगों को काम पर रखा जाएगा। दो बात। तीसरी बात, मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था कि हर कोई मिलों के अंदर ऐसे ही नहीं जा सकता था। उद्योगपतियों ने नए मजदूरों को भर्ती करने के लिए एक जॉबर भी नियुक्त किया था। किसको अपॉइंट किया था? जॉबर को अपॉइंट किया था। वो क्या करता था? लोगों को भर्ती करता था काम करने के लिए। अब क्या होता है जॉबर का काम क्या था? तो जॉबर, सबसे पहली बात यह है कि किस व्यक्ति को, जो कंपनीज थी, उद्योग थे, किस व्यक्ति को जॉबर अपॉइंट करती थी, जॉबर की पोस्ट पर रखती थी? वो व्यक्ति जिनको वो पहले से जानते हो, उनके यहाँ का कर्मचारी रहा हो और विश्वसनीय कर्मचारी हो जिस पर वो विश्वास कर सके। तो जॉबर एक विश्वसनीय और पुराना कर्मचारी होता था। फिर जॉबर अपने गांव से जरूरतमंद लोगों को लाकर उन्हें रोजगार दिलाता था। जॉबर क्या करता था? जरूरतमंद लोगों को अपने गांव से लेके आता था जिनको काम की जरूरत है, और उनकी शहर में बसने में भी मदद करता था, रोजगार दिलाता था। और अब भाई जो व्यक्ति आए हैं काम करने के लिए अपना गांव छोड़ के, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, तो जॉबर पूरी व्यवस्था उनको करके देता था। ठीक है, तो जॉबर जो है धीरे धीरे एक ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया। और बाद में जॉबर क्या करने लगा? बाद में जॉबर सहायता के स्थान पर, हम आपकी मदद करेंगे, जॉबर कर रहा है मदद, सहायता के स्थान पर लोगों से पैसे व तोहफों की मांग करने लगा और मजदूरों को अपने कंट्रोल में लेने लगा। यहाँ से तो पैसा मिल ही रहा था, जिस उद्योग में जॉबर को अपॉइंट किया गया वहां से तो पैसा मिल रहा था, साथ ही साथ वो जिन लोगों को अपॉइंट कर रहा था, मतलब नौकरी में लगा रहा था, उनसे भी पैसे लेता था, रिश्वत लेता था, तोहफों की डिमांड करता था। और इस तरीके से जॉबर एक ताकतवर मजबूत व्यक्ति बन गया जिसने मजदूरों को अपने कंट्रोल में लेना चालू कर दिया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जॉबर क्या था, उसकी भूमिका क्या थी, क्या रोल था, तो आप लिख देंगे, बिल्कुल एज इट इज लिखना है, हूबहू लिखना है जो यहाँ पर लिखा है, जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक, क्लियर? अब जल्दी से चेक करो कि लाइक शेयर बराबर से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो सबसे पहला काम आपको करना है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, चलिए अब देखें औद्योगिक विकास के अनूठेपन की हम चर्चा करते हैं, कैसे औद्योगिक विकास होता है। तो देखें, यूरोपीय उद्योगपति औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में रुचि रखते थे। क्या करते थे? यूरोपीय उद्योगपति अपने यहाँ उत्पाद बनाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे और दूसरी जगह उसको एक्सपोर्ट करने में बिलीव रखते थे, और उनके उत्पाद भारत में बिक्री के लिए नहीं थे। ठीक है, तो भारतीय व्यापारियों ने 19वीं सदी के अंत में उद्योग स्थापित करना शुरू कर दिया और 20वीं शताब्दी के पहले दशक में परिवर्तनों की एक श्रृंखला ने औद्योगिकीकरण के प्रारूप को प्रभावित किया, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी को अपनाओ। उसमें यह कहा था कि भाई हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, अपने यहाँ जो चीजें बन रही हैं, अपने यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका ही उपयोग करना है। तो स्वदेशी आंदोलन उस समय और ज्यादा मजबूत हो गया। राष्ट्रवादी नेताओं ने लोगों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए आग्रह किया। ठीक है, तो जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आग्रह किया जाएगा, स्वदेशी अपनाने को कहा जाएगा, तो ज्यादा मात्रा में अपने यहाँ उत्पादन कार्य भी करना पड़ेगा, तब तो आप लोगों को सामान अपने देश का दे पाओगे। ठीक है, तो भारतीय उद्योगपतियों ने क्या किया? सूती कपड़ा उत्पादन शुरू कर दिया। और प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ, कब से कब तक हुआ था? 1914 में शुरू हुआ था, 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में ब्रिटिश मिलें सेना के लिए माल का निर्माण करने में व्यस्त हो गईं। भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। भारत के उद्योगपति क्या करने लगे? धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। अब पहले सिर्फ धागा बनाने का काम कर रहे थे। चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में कमी आने लगी, क्योंकि अब जो धागा भारत में बन रहा था उस धागे से कपड़े भारत में ही बनाए जाने लगे। तो चीन को पहले निर्यात किया जाता था भारत का धागा, अब वो बंद हो गया, मतलब कमी होने लगी, क्योंकि हमें ही जरूरत थी। तो चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। ऑलराइट,
तो इस तरीके से औद्योगिक विकास का अनूठापन हमें भारत में दिखाई दे रहा था। फिर अब युद्ध तो चल ही रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चल रहा है। तो युद्ध की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए नए कारखाने स्थापित करे गए ताकि युद्ध में जो भी सामग्री लग रही है, जो भी हथियार लग रहे हैं, सैनिकों की वर्दी, इन सब के लिए नए नए कारखाने स्थापित करे गए, जिससे भारतीय औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। जी हाँ, और युद्ध के बाद मैनचेस्टर कहाँ था? यूरोप में ही था, यूरोप में ही युद्ध हो रहा था। तो युद्ध के बाद मैनचेस्टर जो है अपनी पुरानी स्थिति पाने में असमर्थ हो गया और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का पतन हो चुका था और भारतीय उद्योग धंधे अब धीरे धीरे अपना विकास कर रहे थे। ठीक है, अब भारत में तो शुरुआत से लघु उद्योग ही प्रचलित थे। ठीक है, उन्हीं में उत्पादन होता था। अब देखना फिर से लघु स्तरीय उद्योग कैसे प्रबल होते हैं। तो बड़े बड़े उद्योग जो हैं मुख्य रूप से कुछ ही जगहों पर केंद्रित थे, लेकिन बाकी जगह तो बड़े उद्योग थे नहीं भारत के हिस्से में, तो वहां पर जो लघु उद्योग हैं वो पनपने लगे। तो बड़े उद्योग मुख्य रूप से बंगाल और बॉम्बे में स्थित थे, जो अर्थव्यवस्था का केवल एक छोटा सा खंड बनाते थे। अब देश के बाकी हिस्सों में लघु स्तरीय उत्पादन प्रबल होता गया और 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में एक बार फिर से वृद्धि हो गई। ठीक है, सस्ते मशीन निर्मित धागे ने 19वीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया था, लेकिन अनेक समस्याओं के बावजूद भी बुनकर अपना व्यवसाय धीरे धीरे चलाते रहे थे। ठीक है, और बुनकरों द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता था उसकी कलाकारी आप देख ही सकते हैं कि कितनी बारीकी से, कितनी सुंदरता के साथ वो कपड़ा बनाया जा सकता था, जो मशीनों के द्वारा नहीं बन पाता था। फिर 20वीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते बुनकर फ्लाई शटल वाले करघों का प्रयोग करने लगे, जिससे कामगारों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ी। 20वीं सदी के दूसरे दशक तक क्या हुआ कि बुनकर फ्लाई शटल वाले करघों का प्रयोग करने लगे। करघा यानी कि हाथ से चलाया जाने वाला एक करघा होता है जिससे कपड़ा बनता है, हाथ से चलाई जाने वाली एक मशीन टाइप की होती है, हथकरघा जिसे कहते हैं। ठीक है, उसमें अब 20वीं सदी के दूसरे दशक में फ्लाई शटल लगाई जाने लगी। उस फ्लाई शटल से क्या हो गया कि कपड़ा जल्दी बनने लगा, तो मजदूरों की उत्पादन क्षमता बढ़ गई, यानी कि कम समय में हथकरघे में ही फ्लाई शटल लगा के हथकरघे के उपयोग से ही कम समय में ज्यादा कपड़ा बनने लगा। ठीक है, तो कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ गई। कुछ बुनकर मोटा कपड़ा बनाते थे, कुछ महीन किस्म का बनाते थे, कुछ मोटा और कुछ पतला कपड़ा बनाते थे। ठीक है, तो मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब लोग ही खरीदते थे और अच्छी किस्म का जो महीन कपड़ा होता था उसको अमीर परिवार के लोग खरीदते थे। फिर आया अकाल का दौर, यानी कि जब फसल बर्बाद हो गई, उस दौरान लोगों को ये लगा कि भाई साहब अब जो है कपड़ा नहीं बिकेगा, और खास तौर से वो कपड़ा जो महंगा होता था, जैसे कि बनारसी या बालूचरी साड़ी। ठीक है, तो अकालों से बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अमीर परिवार जो है, अकाल आ जाए चाहे कुछ आ जाए, उनकी आमदनी तो बनी रहती, उनके पास तो पैसा होता है और वो जिस स्टैंडर्ड के साथ रहते हैं उसी स्टैंडर्ड के साथ रहते थे। तो अकालों से बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ता था, क्योंकि अमीर व्यक्ति वही खरीदते थे। मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे, यानी कि जो बड़े बड़े कपड़ा मिल खुले हुए थे जिनमें मशीनों से कपड़ा बनता था, वो बुनकरों की नकल नहीं कर सकते थे, यानी कि बुनकर जो हाथ से कपड़ा बनाते थे वैसा कपड़ा नहीं बना सकते थे। तो बुनकरों की स्थिति भी क्या रही, बनी रही, अच्छी रही कि वो काम करते रहे, भले अकाल पड़ा, क्योंकि डिमांड थी। क्लियर हो रही है बात? अब देखें, अब जो इतनी सारी वस्तुएं बन रही थी, प्रोडक्शन भारत में हो रहा था, उनको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए क्या किया जाए? कोई भी नया प्रोडक्ट आता है उसके लिए क्या किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। ठीक है, वस्तुओं को बाजार उपलब्ध कराने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर देखें, मार्केट फॉर गुड्स यानी कि वस्तुओं के लिए बाजार, तो विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट, लेबलिंग और कैलेंडर का उपयोग ब्रिटिश और भारतीय दोनों प्रोडक्ट्स, दोनों उत्पादकों को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा था। अब विज्ञापन कैसे किया जाता था? लेबलिंग के माध्यम से, कैलेंडर के माध्यम से, समाचार पत्र, पत्रिका, होर्डिंग, इन सब के माध्यम से। तो जो सामान बनाने वाले लोग थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, जो किसी प्रोडक्ट को बनाते थे, तो अपने उत्पादकों का प्रचार करने के लिए, अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिए समाचार पत्र, पत्रिका, बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर, मैगजीन, कैलेंडर, इन सब का उपयोग करते थे।
ठीक है। तो विज्ञापन क्या करता है, उत्पादों को जरूरी और आवश्यक बनाते हैं, ठीक है। और औद्योगिक युग के शुरुआत से ही विज्ञापन ने एक नई उपभोक्ता संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को हर एक प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट किया था, ठीक है। अब भारत में विज्ञापन के आरंभिक चरण कैसे थे, भारत में विज्ञापन कैसे कैसे होता है, तो देखें, जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया, जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया, तो उन्होंने कपड़े पर मेड इन मैनचेस्टर का लेबल लगाना चालू कर दिया। कपड़ा कहाँ बन रहा है, मैनचेस्टर में, तो उसका एक लेबल लगा दिया मेड इन मैनचेस्टर, यानी कि ये कपड़ा मैनचेस्टर में बना है, जिससे क्या होगा, पहचान होगी कि ये कपड़ा मैनचेस्टर का है, ठीक है। फिर कभी कभी भारतीय देवी देवताओं जैसे कृष्ण सरस्वती की छवियां भी इन लेबलों पर प्रयोग में लाई जाती थी, ताकि भारतीय लोग जो उस कपड़े को ज्यादा से ज्यादा खरीदें। क्यों, क्योंकि वो भारतीय भगवानों की छवि को देखेंगे, उस पर इमेज को देखेंगे। तो 19वीं सदी के अंत में निर्माता अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए कैलेंडर मुद्रित कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा कैलेंडर छाप रहे थे अपनी अपनी कंपनी के। क्यों, क्योंकि कैलेंडर सभी लोगों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, और उन लोगों के द्वारा भी उपयोग में लाया जा सकता है जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि सबको जरूरत होती है। किसी के घर में अगर समाचार पत्र ना आता हो, न्यूज़पेपर ना आता हो, कोई पत्रिका ना आती हो, लेकिन कैलेंडर सबके पास होता है। कैलेंडर हर महीने पलटता है, और हर महीने जब आप पलटोगे और हर दिन उसको देखोगे तो एडवर्टीजमेंट तो आपको सामने देखने को मिलेगी ही, ठीक है। फिर देवी देवताओं के छवियों के अतिरिक्त कभी कभी विज्ञापन और कैलेंडर में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों और नवाबों का भी इस्तेमाल किया जाता था, और विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश का एक वाहक बन गए, जो उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी भी देता था। ऑलराइट, तो इस तरीके से वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध करवाया गया। अब हम आते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन पर, निष्कर्ष पर कि औद्योगिकीकरण की दुनिया का कंक्लूजन क्या निकल के आता है। हमने औद्योगिकीकरण के पहले की भी बात करी, बाद की भी बात करी, ठीक है, औपनिवेशिक शासन के दौरान की भी बात करी। अब इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आता है उसको देखते हैं। तो औद्योगिक युग में कई प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए, नई नई टेक्नोलॉजी हमने देखी, स्टीम इंजन देखे, फ्लाई शटल देखी, काफ़ी सारी चीज़ें देखी, मशीनें देखी, नई टेक्नोलॉजी देखी। तो औद्योगिक युग में कई सारे टेक्निकल चेंजेस हुए हैं, प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए हैं, कारखानों में वृद्धि भी हुई है, और नए औद्योगिक श्रम बल का निर्माण हुआ है, यानी कि उद्योगों में नए श्रमिकों ने काम करना चालू भी किया है। तो औद्योगिक परिदृश्य में लघु स्तरीय उत्पादन और हाथ से निर्मित वस्तुओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भले ही उद्योगों का विकास इतनी तेजी से हुआ हो, ठीक है, नए कारखाने लगे हों, लेकिन उनके चलते जो हमारे पारंपरिक उद्योग थे, लघु स्तरीय उद्योग थे, हाथ से सामान बनाने वाले उद्योग थे, हमारे जो हस्तशिल्प कारीगर थे, हमारे जो बुनकर थे, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका बनी रही। क्लियर है बात, ठीक है, क्या कहते हो? ऑल राइट, ऑल क्लियर। तो इस तरीके से ये निकला इसका कंक्लूजन कि औद्योगिक परिवर्तन के साथ साथ लघु स्तरीय उद्योग भी अपनी स्थिति में बने रहे और उनका काम भी चलता रहा। और इस तरीके से आज के चैप्टर का रिवीजन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है पूरा चैप्टर आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। बाकी के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशन भी उपलब्ध हैं, तो जल्दी से जाइए उन सारे वीडियोस को भी देख लीजिए। और अगर नहीं देखा है कौन से एक्सप्लेनेशन पार्ट्स को, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये करते हैं कि भाई मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाए, बस वो मैं कर लूँ और पास हो जाऊंगा। नहीं, तो भाई एक्सप्लेनेशन पार्ट्स के भी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी देख लो। अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो चलते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप हमारे डेली के सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के सारे प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, स्पेशल कोर्सेज के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी है, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।